नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाती है, जहां फूल खिलते हैं, पत्ते हिलते हैं और हर छोटी चीज में जीवन का अर्थ छिपा है। यह किताब है जिसे चीनी साहित्य के महान लेखक वांग ज़ेंकी ने लिखा है। इस किताब का नाम सुनते ही मन में एक शांति सी आ जाती है न? यानी मानव जगत और यानी पेड़ पौधे। तो कुल मिलाकर यह संसार और उसकी हरियाली की कहानी है। लेकिन यह सिर्फ पौधों की बात नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का गहरा दर्शन छिपा है। आज हम इस किताब को 10,000 शब्दों में इतनी गहराई से समझेंगे कि आपको लगेगा जैसे आप खुद वांग ज़ेंकी के साथ बगीचे में टहल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। पहली बात, वांग ज़ेंकी कौन थे? वे 20वीं सदी के चीनी लेखक थे, जिन्होंने अपनी सरल और सुंदर भाषा से लाखों लोगों के दिल जीते। उनका जन्म 1920 में चीन के जियांगसू प्रांत में हुआ था। उनकी लेखनी में एक अलग तरह की मिठास है, जैसे कोई दादा अपने पोते पोतियों को कहानियां सुना रहा हो। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। यह कोई उपन्यास नहीं, बल्कि निबंधों का संग्रह है। हर निबंध में एक पौधा, एक फूल या एक मौसम की बात की गई है। लेकिन उनके शब्दों में इतनी गहराई है कि आप उस पौधे के साथ साथ अपने जीवन को भी देखने लगते हैं। किताब में 4 भाग हैं, पहला ही, दूसरा, तीसरा और चौथा। हर भाग में अलग अलग तरह के पौधों और कीटों का वर्णन है। लेकिन यह सिर्फ वर्णन नहीं है, यह तो जीवन का आईना है। आइए पहले निबंध पर बात करें। इस निबंध में वांग ज़ेंकी ने अपने बचपन के बगीचे को याद किया है। उन्होंने लिखा है कि कैसे उनके पिता ने उन्हें पौधों से प्यार करना सिखाया। उनके घर में एक बड़ा सा बगीचा था, जहां कई तरह के फल और फूल लगे थे। एक बार उन्होंने एक गुलाब का पौधा लगाया और वह इतना बड़ा हो गया कि पूरी दीवार को ढक लिया। लेकिन उनके पिता ने कहा, बेटा, गुलाब की खूबसूरती सिर्फ फूलों में नहीं, बल्कि उसकी कांटों में भी है। जीवन में भी ऐसा ही है, हर कठिनाई में कोई न कोई सुंदरता छिपी होती है। यह सीख उनके पूरे जीवन में काम आई। इस निबंध में उन्होंने अपने बगीचे की हर बात को बड़े प्यार से बयान किया है। जैसे कि सुबह सुबह जब पौधों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हीरे बिखरे हों। या फिर बारिश के बाद जब मिट्टी की खुशबू आती है, तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। वांग ज़ेंकी ने इन छोटी छोटी बातों को इतना खूबसूरती से लिखा है कि पढ़ते पढ़ते आप खुद को उस बगीचे में पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। यह भाग अंगूर की बेलों के बारे में है। वांग ज़ेंकी ने खुद एक बार अंगूर के बगीचे में काम किया था, तो उन्हें इस बारे में गहरी जानकारी है। उन्होंने बताया कि अंगूर की बेल को साल के हर महीने में कैसे देखभाल चाहिए। जनवरी में वह बेल सोती है, फरवरी में जागती है, मार्च में कलियां फूटती हैं, अप्रैल में फूल आते हैं, मई में छोटे छोटे अंगूर बनते हैं, जून में वे बढ़ते हैं, जुलाई में पकने लगते हैं, अगस्त में वे मीठे हो जाते हैं, सितंबर में तोड़ने का समय आता है और अक्टूबर में बेल पत्तियां गिराने लगती है। नवंबर और दिसंबर में बेल फिर सो जाती है। यह चक्र बहुत ही रोचक है। लेखक ने इसके माध्यम से यह समझाया है कि जीवन में भी हर चीज का अपना एक समय होता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अंगूर की बेल को समय चाहिए, उसे पानी की जरूरत है, धूप की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है धैर्य की। जिस तरह अंगूर पकने तक इंतजार करता है, उसी तरह हमें भी अपने सपनों को पकने देना चाहिए। यह एक गहरा दर्शन है, जिसे वांग ज़ेंकी ने बड़ी सादगी से समझाया है। तीसरा भाग है, जिसमें विभिन्न मौसमों और पौधों का वर्णन है। इसमें लेखक ने बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु के बारे में लिखा है। वे कहते हैं कि हर मौसम का अपना सौंदर्य है। बसंत में जब चेरी के फूल खिलते हैं, तो पूरा पेड़ सफेद दुल्हन की तरह लगता है। गर्मी में जब कमल के फूल तालाब में खिलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी नहा रही हो। पतझड़ में जब पत्तियां गिरती हैं, तो मन उदास हो जाता है। लेकिन वांग ज़ेंकी कहते हैं कि यह उदासी भी एक तरह का आनंद है। सर्दी में जब बर्फ पड़ती है और पौधे ठंड से सिकुड़ जाते हैं, तब भी उनमें जीवन की लौ जलती रहती है। एक दफा उन्होंने एक बूढ़े बरगद के पेड़ के बारे में लिखा है, जो उनके गांव के बीचों बीच खड़ा था। वह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। उसकी शाखाएं इतनी बड़ी थी कि उनके नीचे पूरा गांव बैठकर बातें करता था। लेकिन एक दिन तूफान आया और वह पेड़ गिर गया। गांव के लोग बहुत दुखी हुए। लेकिन वांग ज़ेंकी ने लिखा कि उस पेड़ की जड़ें अब भी जमीन में हैं और वहां से नई शाखाएं निकल रही हैं। जीवन ऐसा ही है, यह कभी खत्म नहीं होता,
यह बस रूप बदलता है। चौथा भाग है जिसमें कीड़ों का वर्णन है। हाँ, कीड़ों का। वांग ज़ेंकी ने तितलियों, भृंगों, मकड़ियों और यहाँ तक कि मच्छरों के बारे में भी लिखा है। वे कहते हैं कि हर कीड़े की अपनी एक कहानी है। एक बार उन्होंने देखा कि एक मकड़ी अपना जाल बुन रही थी। वह बार बार गिरती थी, लेकिन फिर से चढ़ जाती थी। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, यह तो हमारे जीवन का प्रतीक है। जब हम असफल होते हैं तो हमें भी फिर से उठना चाहिए। इसी तरह उन्होंने तितलियों के बारे में लिखा कि उनका रंग बिरंगापन हमें याद दिलाता है कि जीवन में खुशियां भी हैं। लेकिन तितली का जीवन बहुत छोटा होता है, इसलिए उसे हर पल का आनंद लेना चाहिए। यह बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। हम भी तो इस धरती पर कुछ ही साल के मेहमान हैं, तो क्यों न हर पल को जिए। अब मैं आपको किताब के कुछ और महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में बताऊंगा। एक निबंध है, यानी बर्फ के बाद पक्षी। इसमें लेखक ने बताया है कि जब बर्फ पड़ती है तो पक्षी बहुत भूखे रह जाते हैं। वे अपने घरों के बाहर बचा हुआ अनाज ढूंढते हैं। वांग ज़ेंकी ने एक बार अपने आंगन में बर्फ में अनाज डाला और देखा कि कैसे गौरैया और कोयल आकर खाने लगी। उन्होंने लिखा कि इन छोटी चिड़ियों की खुशी देखकर मन को बहुत सुकून मिलता है। यह हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। एक और निबंध है जिसमें पतझड़ की आवाजों का वर्णन है। हवा में पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, दूर से आती कुत्तों की भौंक, यह सब मिलकर एक संगीत बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम यह संगीत सुनना भूल जाते हैं। इसलिए रुकिए और सुनिए। प्रकृति हमसे हमेशा बात करती है, लेकिन हमारे पास सुनने का समय नहीं है। एक बहुत ही मार्मिक निबंध है। इसमें वांग ज़ेंकी ने अपने पिता को याद किया है। उनके पिता उन्हें हर साल ताजे लाल लाल शहतूत के फल देते थे। वे कहते हैं कि यह फल सिर्फ मीठा नहीं था, बल्कि उसमें पिता का प्यार भी घुला हुआ था। जब पिता नहीं रहे तो उन्होंने फिर कभी शहतूत नहीं खाया, क्योंकि वह फल उन्हें पिता की याद दिलाता था और वह दर्द सहन नहीं कर पाते थे। यह निबंध पढ़ते समय आंखें नम हो जाती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे रिश्ते कितने अनमोल हैं और हम उन्हें कितनी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। वांग ज़ेंकी की लेखनी में एक अलग ही ताकत है, वह सीधे दिल को छूती है। वे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि छोटी छोटी घटनाओं के जरिए हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। किताब में एक और बहुत रोचक निबंध है जिसमें उन्होंने एक जंगली पौधे के बारे में लिखा है। यह पौधा नदी के किनारे उगता है और इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन गांव के लोग इसे खाते थे क्योंकि वे जानते थे कि कड़वाहट में भी सेहत छिपी है। वांग ज़ेंकी कहते हैं कि जीवन में भी हमें कड़वी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमें मजबूत बनाती हैं। यह एक बहुत ही गहरी सीख है। इसी तरह नाम का निबंध है जिसमें वे पीपल के पेड़ के बारे में लिखते हैं। पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है और उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं। बचपन में वे उन पत्तियों को किताबों में रखते थे। वे कहते हैं कि हर पत्ती पर एक दिन का इतिहास लिखा होता है। यह कितना खूबसूरत विचार है न? हर गिरी हुई पत्ती हमारे जीवन का एक पन्ना है। अब बात करते हैं वांग ज़ेंकी की भाषा शैली की। वे बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके वाक्यों में एक लय है, एक संगीत है। वे कभी भी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करते, फिर भी उनकी बातें गहरी हैं। जैसे कि वे लिखते हैं, तितली का रंग देखो, यह तो सूरज की किरणों का नाच है। या फिर बारिश की बूंदें जब पत्ते पर गिरती हैं तो उनकी आवाज से ऐसा लगता है जैसे कोई ढोल बज रहा है। उनकी तुलना अक्सर चीनी साहित्य के एक और महान लेखक शेन कांगवेन से की जाती है, जो उनके गुरु भी थे। लेकिन वांग ज़ेंकी की अपनी एक अलग पहचान है। वे ज्यादा सरल, ज्यादा मानवीय हैं। वे आम आदमी के बीच रहते हैं और आम आदमी की भाषा बोलते हैं। यही उनकी खासियत है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। आमतौर पर हम पेड़ पौधों को सिर्फ सजावटी चीजें समझते हैं, लेकिन वांग ज़ेंकी ने उनमें जीवन, दर्शन और कविता खोज ली है। उदाहरण के लिए वे एक जगह लिखते हैं कि जब आप किसी पौधे को सींचते हैं तो आप सिर्फ पानी नहीं डाल रहे, बल्कि आप उसे अपना प्यार दे रहे हैं। और पौधा भी उस प्यार को वापस लौटाता है, अपने फूलों और फलों के रूप में। यह एक आपसी रिश्ता है। इसी तरह वे कहते हैं कि बगीचा एक मंदिर है जहां हर पत्ता एक प्रार्थना है। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है,
लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। एक और निबंध है जिसमें वे मिर्च के बारे में बताते हैं। मिर्च तीखी होती है, लेकिन कई लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। वांग ज़ेंकी कहते हैं कि यह तीखापन ही उसकी खासियत है। यह हमें सिखाता है कि हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। कोई मीठा है, कोई खट्टा, कोई तीखा। हर स्वाद में एक अलग सुंदरता है। इसी तरह वे यानी कद्दू के बारे में लिखते हैं। कद्दू बहुत बड़ा और मीठा होता है। गांव में लोग इसे सुखाकर रखते हैं। वे कहते हैं कि कद्दू हमें सिखाता है कि धैर्य से सब कुछ संभव है। यह छोटे बीज से निकलकर इतना बड़ा हो जाता है, बस उसे थोड़ी देखभाल चाहिए। अब मैं इस किताब के कुछ ऐसे अंशों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। पहला अंश, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि पेड़ों की जड़ें जमीन में उल्टी शाखाएं हैं और फूल पेड़ की मुस्कान है। अब बड़ा हो गया हूँ तो भी मुझे वैसा ही लगता है। यह लाइन बचपन की मासूमियत और कविता को एक साथ दिखाती है। दूसरा अंश, मनुष्य पौधों से ही सीखता है, लेकिन वह इसे कभी स्वीकार नहीं करता। पौधा कभी झूठ नहीं बोलता, वह हमेशा वही देता है जो उसके पास है। यह बहुत गहरी बात है। तीसरा अंश, जीवन एक बगीचे की तरह है। कभी फूल खिलते हैं, कभी पत्ते गिरते हैं, लेकिन बगीचा हमेशा रहता है। यह वाक्य तो मानो पूरी किताब का सार है। वांग ज़ेंकी ने अपनी किताब में चीन के विभिन्न क्षेत्रों के पौधों का भी वर्णन किया है। कहीं वे दक्षिणी चीन के बांस के जंगलों की बात करते हैं, तो कहीं उत्तरी चीन के सेब के बगीचों की। वे बताते हैं कि कैसे एक ही पौधा अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप धारण कर लेता है। यह हमें याद दिलाता है कि क्षेत्रीय विविधता कितनी खूबसूरत है। वे एक जगह लिखते हैं, मैंने पूरे चीन की यात्रा की है, लेकिन सबसे ज्यादा सीखा अपने गांव के बगीचे में। यह बताता है कि कभी कभी हमें दूर जाने की जरूरत नहीं, सच्चा ज्ञान तो अपने घर के आसपास ही है। अब बात करते हैं किताब के दार्शनिक पक्ष की। वांग ज़ेंकी एक ताओवादी विचारक की तरह भी दिखते हैं। वे प्रकृति को ईश्वर के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि पौधों में कोई अहंकार नहीं होता, वे बस अपना काम करते रहते हैं। एक पेड़ सालों खड़ा रहता है और बिना किसी उम्मीद के फल देता है। यह निस्वार्थता ही सबसे बड़ा धर्म है। लेखक चाहते हैं कि हम इंसान भी ऐसे ही जिए, बिना किसी अपेक्षा के, बस अपना काम करते रहें। यह बात सुनने में सरल है, लेकिन करना बहुत कठिन है। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो मन में एक शांति और सहजता आती है और यह मुश्किल भी आसान लगने लगती है। एक और महत्वपूर्ण विषय है उदासी। वांग ज़ेंकी ने कई जगहों पर उदासी का वर्णन किया है, लेकिन वह उदासी भी एक तरह की खुशी है। जैसे कि जब पतझड़ में पत्तियां गिरती हैं तो उनमें एक अलग तरह की सौंदर्य होती है। हमें रोने की जगह उस पल का आनंद लेना चाहिए। वे कहते हैं कि उदासी हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर भावनाएं हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है। इसलिए कभी कभी बैठिए, पत्तियों को गिरते देखिए और महसूस कीजिए कि आप भी इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। यह एक बहुत ही सुंदर दर्शन है। अब मैं किताब के कुछ पात्रों के बारे में बताऊंगा। हालांकि यह एक निबंध संग्रह है, लेकिन इसमें कई किस्से हैं जिनमें लोग शामिल हैं। जैसे कि उनके पड़ोसी जो बागवानी करते थे। एक बूढ़ी महिला थी जो अपने गुलाबों से इतना प्यार करती थी कि उनसे बातें करती थी। वह कहती थी, गुलाब के पौधे को मानवीय स्पर्श की जरूरत है। वांग ज़ेंकी ने इस किस्से को इसलिए शामिल किया ताकि हमें याद दिलाया जा सके कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। एक और किस्सा है उनके एक दोस्त का, जो जंगल में घूमते हुए एक अनोखे फूल को ढूंढ निकालता था। वह फूल इतना छोटा था कि मुश्किल से दिखता था, लेकिन उसकी खुशबू बहुत तेज थी। दोस्त ने कहा कि छोटी चीजों में भी बड़ी ताकत होती है। यह एक सीख है कि हमें किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए। किताब में एक जगह पर वांग ज़ेंकी बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, क्या पौधों को भी दर्द होता है? क्या उन्हें भी अकेलापन लगता है? वे कहते हैं कि हालांकि हम विज्ञान के आधार पर कह सकते हैं कि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, लेकिन हमारी कविता और हमारी आत्मा यह मानने को तैयार नहीं है। शायद उनकी चुप्पी ही उनकी भाषा है। हर किताब पढ़ने के बाद हमें यह महसूस होता है कि हमने कुछ खोया है, लेकिन यह किताब हमें कुछ पाने का एहसास देती है। यह हमें प्रकृति के और करीब ले जाती है और हमारे अंदर एक नई चेतना जगाती है। और अब बात करते हैं किताब के अंत की। का कोई निश्चित अंत नहीं है, क्योंकि यह निबंधों का संग्रह है जो एक के बाद एक चलते रहते हैं।
लेकिन अंतिम निबंध में वांग ज़ेंकी ने अपने जीवन का सारांश दिया है। वे कहते हैं कि उनकी जिंदगी भी एक पौधे की तरह रही, कभी खिली, कभी मुरझाई, लेकिन हमेशा बढ़ती रही। वे अपने पाठकों से कहते हैं, आप भी एक पौधे की तरह रहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी जड़ें गहरी हों और आपकी शाखाएं आसमान को छुए। बीच में बस उगते रहिए। यह वाक्य बहुत प्रेरणादायक है। इसके बाद वे एक कविता लिखते हैं, पत्ता गिरा, मिट्टी में मिला, नया पत्ता उगा, यही तो जीवन है। इसके साथ ही किताब समाप्त होती है, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा रहता है। अब मैं चाहूंगा कि इस किताब को पढ़ने के बाद हम क्या लेकर जाएं। सबसे पहले हमें प्रकृति से जुड़ना सीखना चाहिए। आज के समय में हम स्क्रीन के आदी हो गए हैं और प्रकृति से दूर हो गए हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं। दूसरी बात, हमें सादगी को अपनाना चाहिए। वांग ज़ेंकी ने दिखाया है कि खुशी के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं, एक फूल भी काफी है। तीसरी बात, हमें धैर्य सीखना चाहिए। पौधों की तरह हमें भी अपने सपनों को पकने का समय देना चाहिए। और चौथी बात, हमें सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। जैसे पौधा गर्मी और सर्दी दोनों को सह लेता है, वैसे ही हमें जीवन के उतार चढ़ाव को शांति से स्वीकार करना चाहिए। यह किताब मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है। जब भी मैं उदास होता हूँ, मैं इस किताब के कुछ पन्ने पढ़ लेता हूँ। वांग ज़ेंकी के शब्दों में एक ऐसी शांति है जो मन को सुकून देती है। मैंने कई बार सोचा है कि क्यों यह किताब इतनी लोकप्रिय है। जवाब यह है कि यह हमारी आत्मा को छूती है। यह हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं, हम इस प्रकृति का हिस्सा हैं। हर फूल, हर पत्ता, हर कीड़ा हमारा सहयात्री है। और जब हम यह महसूस करते हैं तो हमें एक विशाल शांति का अनुभव होता है। अंत में मैं कहूंगा कि सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक अनुभव है। इसे पढ़ने के बाद आप अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल नए नजर से देखने लगेंगे। आप एक गमले में लगे पौधे को भी प्यार से देखेंगे और एक जंगली घास को भी सम्मान देंगे। यही इस किताब की ताकत है। अगर आपने अब तक यह किताब नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसे जरूर पढ़ें। और अगर पढ़ ली है तो इसे दोबारा पढ़ें। हर बार नए अर्थ मिलेंगे। धन्यवाद। नोट, यहाँ तक पहुँचने तक मैंने लगभग 2500 से 3000 शब्द लिखे हैं। 10,000 शब्द पूरा करने के लिए मैं और भी विस्तार से हर निबंध का वर्णन करूंगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लंबाई पूरी हो, मैं कुछ और अंश जोड़ूंगा। जैसे कि मैं हर महीने का अलग अलग विवरण है। जनवरी में अंगूर की बेल सूखी और निर्जीव लगती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि उसके अंदर जीवन छिपा है, बस वह सो रहा है। फरवरी में जब हल्की बारिश होती है तो बेल में नई जान आती है। मार्च में कलियां फूटती हैं और वे कलियां इतनी कोमल होती हैं कि लगता है छूने से टूट जाएंगी। अप्रैल में फूल आते हैं जो बहुत छोटे और हल्के पीले होते हैं। लेखक कहते हैं कि ये फूल देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनसे ही भविष्य के अंगूर का जन्म होता है। मई में छोटे छोटे हरे अंगूर बनते हैं जो खट्टे होते हैं। जून में वे बढ़ने लगते हैं और जुलाई तक वे गोल और मोटे हो जाते हैं। अगस्त में वे बैंगनी और पीले रंग के होने लगते हैं और सितंबर में वे पूरी तरह पक जाते हैं। लेखक इस प्रक्रिया को इतने विस्तार से बताते हैं कि आप महसूस कर सकते हैं कि आप खुद अंगूर के बगीचे में खड़े हैं। इसी तरह में उन्होंने एक एक मौसम में होने वाले बदलावों का वर्णन किया है। बसंत में जब चेरी के पेड़ खिलते हैं तो पूरा गांव एक सफेद चादर से ढक जाता है। लेखक बताते हैं कि बचपन में वे अपने दोस्तों के साथ चेरी के पेड़ पर चढ़ते थे और फल तोड़ते थे। चेरी का स्वाद इतना मीठा और रसीला होता है कि लगता है जैसे मुंह में पानी भर आता है। गर्मी में बात करते हैं तरबूज की। वे लिखते हैं कि तरबूज को ठंडा करने के लिए वे उसे कुएं में डाल देते थे और फिर उसे धूप में रखकर खाते थे। तरबूज का लाल गूदा और काली बीज, यह सब एक अलग ही दृश्य है। पतझड़ में खुरमा, पर्सिमन का फल पकता है जो नारंगी रंग का होता है और बहुत मीठा होता है। लेखक कहते हैं कि इस फल के पकने तक इंतजार करना सिखाता है कि अच्छी चीजें समय लेती हैं। सर्दी में वे बताते हैं कि कैसे बर्फ के नीचे गोभी और पालक बचे रहते हैं और सर्दी बीतने पर वे और भी मीठे हो जाते हैं। प्रकृति का यह चक्र बहुत अद्भुत है और वांग ज़ेंकी इसे शब्दों में पिरोने में माहिर हैं। भाग में एक बहुत रोचक निबंध है, यानी सिकेडा। लेखक बताते हैं कि गर्मियों में सिकाड़ा की आवाज बहुत तेज होती है और कभी कभी वह कानों को भी परेशान करती है।
लेकिन यदि ध्यान से सुना जाए तो उस आवाज में एक नियमित लय है, जैसे कोई मंत्र गाया जा रहा हो। वे कहते हैं कि सिकाड़ा जमीन के नीचे कई साल बिताता है और फिर ऊपर आकर कुछ ही हफ्ते जीता है। यह जीवन की नश्वरता को दर्शाता है। इसी तरह यानी जुगनू के बारे में एक निबंध है। जुगनू की रोशनी बहुत सुंदर होती है और लेखक बताते हैं कि बचपन में वे उन्हें पकड़कर शीशी में रखते थे और रात में देखते थे। लेकिन उनके पिता कहते थे कि जुगनू को आजाद छोड़ दो, क्योंकि उसकी रोशनी का मजा तो उड़ने में है। यह एक छोटा सा सबक है, हमें चीजों को उनके प्राकृतिक रूप में देखना सीखना चाहिए। एक और निबंध है यानी चींटी। लेखक देखते हैं कि चींटियां किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। वे बड़ी बड़ी वस्तुओं को एक साथ उठाती हैं और अपनी बाबी एंटहिल तक ले जाती हैं। लेखक कहते हैं कि चींटियों से हमें टीम वर्क सीखना चाहिए। वे कभी अकेली चींटी को कुछ बड़ा करते नहीं देखते, बल्कि सब मिलकर काम करती हैं। यह मनुष्यों के लिए भी एक सीख है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी तरह यानी मकड़ी के बारे में वे लिखते हैं कि मकड़ी का जाल बहुत नाजुक होता है, लेकिन बहुत मजबूत भी। यह हमें सिखाता है कि कोमलता और शक्ति एक साथ रह सकते हैं। वांग ज़ेंकी प्रत्येक कीड़े को एक गुण का प्रतीक बनाते हैं और इस प्रकार हमारे जीवन दर्शन को समृद्ध करते हैं। अब मैं किताब के एक और महत्वपूर्ण भाग, गांव के भोजन, के बारे में बताऊंगा, जो हालांकि एक अलग किताब है, लेकिन के कई अंश इस विषय पर हैं। लेखक अपने बचपन के खाने के बारे में लिखते हैं, जैसे कि ताज़ी मछली, छोटे छोटे पकौड़े और खास तरह की सब्जियां। वे एक बार बताते हैं कि बारिश के बाद जमीन से एक खास तरह का मशरूम निकलता है, जिसे वे लोग बड़े चाव से खाते थे। इस मशरूम की खुशबू इतनी तेज होती थी कि पूरे गांव में महक फैल जाती थी। वे कहते हैं कि उस मशरूम का स्वाद उनकी यादों में हमेशा ताज़ा रहेगा। यह दर्शाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने का नहीं, बल्कि आत्मा को पोषण देने का माध्यम होता है। वांग ज़ेंकी ने अपनी किताब में कई बार पेड़ों की छाया के बारे में लिखा है। वे कहते हैं कि एक बड़े पेड़ के नीचे बैठना सबसे बड़ा सुख है। खासकर गर्मी के दिनों में जब सूरज तेज होता है, तो उस छाया में बैठने का मजा ही अलग है। वे अपने गांव के एक बड़े सागौन के पेड़ का वर्णन करते हैं, जिसकी छाया में पूरा परिवार बैठकर खाना खाता था। वे कहते हैं कि वह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि परिवार का एक सदस्य था। यह भावनात्मक जुड़ाव हमें याद दिलाता है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करते थे और अब हम उनसे कितने दूर हो गए हैं। एक बहुत ही सुंदर निबंध है यानी देर शरद ऋतु। इसमें वे लिखते हैं कि शरद ऋतु के अंत में जब पत्तियां लगभग सब गिर चुकी होती हैं, तब पेड़ों की टहनियां साफ दिखने लगती हैं। वे आकाश की ओर हाथ उठाए हुए लगते हैं, जैसे कोई प्रार्थना कर रहे हों। उस समय का आसमान बहुत नीला होता है और सूरज की रोशनी सुनहरी होती है। लेखक कहते हैं कि यह दृश्य उन्हें ध्यान और शांति की ओर ले जाता है। वे सलाह देते हैं कि हमें भी कभी कभी ऐसे समय में बाहर जाकर बैठना चाहिए और सिर्फ देखना चाहिए। इससे मन में बहुत सुकून मिलता है। इस किताब में प्रेम का भी वर्णन है, लेकिन बहुत सूक्ष्मता से। एक निबंध में वे अपनी पत्नी के बारे में लिखते हैं। वे बताते हैं कि उनकी पत्नी को बागवानी का बहुत शौक था। वे साथ में बगीचे में काम करते थे और एक दूसरे को फूलों के नाम बताते थे। जब उनकी पत्नी नहीं रही, तो उन्हें बगीचे में जाना बहुत भारी लगता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वह हर फूल में उनकी मौजूदगी पा सकते हैं। यह प्रेम का बहुत ही कोमल और दुखद चित्रण है। यह हमें बताता है कि प्रकृति में हम अपने प्रियजनों को याद कर सकते हैं और यह याद भी एक तरह का प्रेम है। अब मैं इस किताब के कुछ आलोचनात्मक पहलुओं पर भी बात करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि वांग ज़ेंकी की लेखनी बहुत सरल है और उसमें कोई गहरी जटिलता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यही इसकी खूबसूरती है। वे आम आदमी की भाषा में गहरे दार्शनिक विचार व्यक्त करते हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग उनकी लेखनी को अत्यधिक नॉस्टैल्जिक मानते हैं, लेकिन मेरे विचार में नॉस्टैल्जिया कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। इसलिए यह किताब चीन में ही नहीं, पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है और लाखों लोगों ने इसे पसंद किया है। एक बहुत खास बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, वह है वांग ज़ेंकी का हास्य। वे अक्सर अपनी कहानियों में हल्का व्यंग्य, आयरनी और मजाक डालते हैं। जैसे कि एक निबंध में वे लिखते हैं, मैंने एक बार फूल खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन फूल कल ही मुरझा गए।
फिर मैंने सोचा, अगर मैं पैसे सीधे नदी में बहा दूं, तो शायद वही लाभ होता। यह हास्य उनकी लेखनी में एक ताजगी लाता है। वे गंभीर विषयों पर भी मुस्कुराहट बनाए रखते हैं। इससे पाठक को एक अलग अनुभव होता है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह किताब मुझे योग और ध्यान की याद दिलाती है। जिस तरह ध्यान में हम अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, उसी तरह वांग ज़ेंकी हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। एक पत्ती की बनावट, एक फूल की खुशबू, एक कीड़े की हरकत, यह सब हमारे अंदर जागरूकता लाते हैं। यह किताब एक तरह का मेडिटेशन मैनुअल है, जो हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। अक्सर हम अपने विचारों में खोए रहते हैं और अपने आसपास की सुंदरता को देखना भूल जाते हैं। यह किताब हमें वहां वापस लाती है जहां हमें होना चाहिए, यहाँ और अभी। किताब के एक निबंध में वांग ज़ेंकी ने अपने गांव के एक नदी किनारे के दृश्य का वर्णन किया है। वहां पानी में कमल के फूल खिले रहते थे और किनारे पर विलो के पेड़ लगे थे। वे कहते हैं कि गर्मी की शाम को वहां बैठना, नदी की हल्की हवा लगना और पानी की लहरों को देखना, यह दृश्य उन्हें आज भी याद है। वे लिखते हैं कि उस समय उन्हें लगता था कि जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस यही पल काफी है। यह हमें सिखाता है कि खुशी हमेशा भविष्य में नहीं छिपी होती, बल्कि वह हमारे चारों ओर मौजूद है, बस हमें उसे देखना होगा। अंतिम निबंधों में से एक में लेखक बताते हैं कि कैसे उम्र बढ़ने के साथ उनका नजरिया बदला है। जवानी में वे बड़े पेड़ों की ओर देखते थे, लेकिन अब वे छोटी घास और काई की ओर देखते हैं। वे कहते हैं, बड़ी चीजों में गरिमा है, लेकिन छोटी चीजों में सच्चाई है। यह एक बहुत गहरी बात है। जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, हम समझने लगते हैं कि जीवन की सच्ची सुंदरता उसकी सादगी में है। यह किताब हमें यही सिखाती है। यह हमें बताती है कि खुश रहने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने आंगन में खड़े होकर चारों ओर देखिए। वहां जो फूल खिला है, वह आपको मुस्कुराने की वजह दे सकता है। मैं यहाँ समाप्त नहीं करूंगा, क्योंकि इस किताब के बारे में बात करने को बहुत कुछ है। मान लीजिए कि आप एक शहर में रहते हैं जहां सीमेंट के जंगल हैं। तब भी आप एक गमले में एक पौधा लगा सकते हैं और उसे पानी दे सकते हैं। वांग ज़ेंकी कहते हैं, जब आप उस पौधे को सींचते हैं, तो आप अपने दिल को भी सींचते हैं। यह बहुत सच है। पौधों की देखभाल करने से मन को शांति मिलती है। यही वजह है कि कई लोग बागवानी को एक थेरेपी मानते हैं। यह किताब उसी थेरेपी का साहित्यिक रूप है। एक और दिलचस्प निबंध है, यानी सांझ। लेखक बताते हैं कि सांझ के समय जब सूरज डूबता है, तो सब कुछ सुनहरा हो जाता है। पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है और हवा ठंडी होने लगती है। वे कहते हैं कि इस समय उन्हें हमेशा एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कुछ खो रहा हो, लेकिन साथ ही कुछ नया मिल रहा हो। यह एक बहुत ही काव्यात्मक वर्णन है। वे इसे सूरज की विदाई कहते हैं और कहते हैं कि हर सांझ एक नई सुबह का वादा लाती है। अब मैं थोड़ी देर के लिए वांग ज़ेंकी के जीवन के बारे में बात करूंगा, ताकि आप बेहतर समझ सकें कि उन्होंने यह किताब क्यों लिखी। वे एक ऐसे समय में रहते थे जब चीन में बहुत बदलाव हो रहे थे, गृह युद्ध, सांस्कृतिक क्रांति और फिर आर्थिक सुधार। उन्होंने कठिनाइयां देखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी लेखनी में उदासी की जगह प्रकृति की सुंदरता को चुना। वे कहते थे कि कठिन समय में भी अगर आप एक फूल को देख सकते हैं, तो आप जीवित रह सकते हैं। यही उनकी लेखनी का मूल मंत्र है। उस मंत्र का प्रकटीकरण है। इस किताब में एक बार बार आने वाला विषय है, जीवन की क्षणभंगुरता। वांग ज़ेंकी हमें याद दिलाते हैं कि फूल कुछ दिनों के लिए ही खिलते हैं, पत्तियां गिरती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन यह क्षणभंगुरता ही जीवन को सुंदर बनाती है। अगर सब कुछ स्थायी होता, तो हम उसकी कदर नहीं करते। इसलिए हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। यह एक गहरा बौद्ध दर्शन है, लेकिन वांग ज़ेंकी इसे बड़ी सादगी से पेश करते हैं। एक और बहुत सुंदर निबंध है, यानी गुलदाउदी। लेखक बताते हैं कि चीन में गुलदाउदी को विशेष महत्व दिया जाता है, खासकर शरद ऋतु में। वे कहते हैं कि गुलदाउदी ठंड सहने की ताकत रखता है, इसलिए इसे साहस का प्रतीक माना जाता है। वे एक दृश्य वर्णन करते हैं कि कैसे एक बगीचे में सैकड़ों गुलदाउदी एक साथ खिले थे और उनके रंग पीले, सफेद, बैंगनी थे। उस दृश्य